हाय व्यूअर्स, कुछ दिनों से मुझे एक सज्जन का फ़ोन आ रहा है नॉर्थ इंडिया से। वो काफ़ी परेशान है। उनकी परेशानी की वजह ये है कि उनकी बहू का साइन किया हुआ ब्लैंक चेक किसी अनजान आदमी के हाथ पहुंच गया है और उस अनजान आदमी ने उस चेक पे 3 लाख रुपए का अमाउंट डालकर उस चेक को बाउंस करा दिया। बाउंस कराने के बाद उस आदमी ने ये कहा कि भाई ये 3 लाख रुपए मैंने इनकी बहू को कैश में ला के दिए थे एज अ फ्रेंडली लोन। अब उस कैश अमाउंट का ना ही उसके पास कोई रिसीट है, ना ही कोई लोन एग्रीमेंट है, कुछ नहीं। सिर्फ झूठे गवाहों के बेसिस पर उसने वो केस लड़ा और वो कंप्लेनेंट जीत गया। जी हाँ व्यूअर्स, उस बहू को कन्विक्शन हो गई है और ये जो सज्जन जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं ये अपील में गए हुए हैं। तो इसीलिए वो काफ़ी परेशान थे और उन्होंने मुझसे कहा कि प्लीज़ मुझे इसका कोई हल बताइए, मुझे इसके फेवर में कोई जजमेंट बताइए। तो इसके जजमेंट्स मैंने काफ़ी ढूंढ के सर्च करके निकाले हैं जो बिल्कुल हूबहू ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस के हैं और जो डिसमिस हो गए हैं और एक्यूज़ को एक्विटल मिला है। ऐसे 4 जजमेंट मुझे मिले हैं। सबसे पहला जजमेंट है वो है दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट, संजय वर्मा वर्सेस गोपाल हलवाई। इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जो एक्यूज़ था वो जानता ही नहीं था कि ये कंप्लेनेंट है कौन। उसका ट्रांजैक्शन किसी और के साथ हुआ था और किसी और को उसने वो चेक दिया था और ये चेक पहुंचा इस बंदे के हाथ में, इस कंप्लेनेंट के हाथ में, जिससे इनका कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ। इस बंदे ने इस चेक को बाउंस कराया और ये क्लेम किया कि उसने 4,90,000 कैश अमाउंट एज अ फ्रेंडली लोन जो है वो एक्यूज़ को दिया था। जज ने इसमें बहुत सी चीज़ों को बारीकी तौर पे पकड़ा है। सबसे पहला उन्होंने क्या पकड़ा है कि जो चेक पे साइन किया गया है वो सिग्नेचर की जो इंक है वो दूसरी है और जो बाकी की डिटेल्स जो चेक के अंदर भरे हुए उसकी इंक और है। इसका मतलब इसमें जो जिसने जो अमाउंट जिसने भरा है, जो डिटेल भरा है वो किसी और ने भरा हुआ है और सिग्नेचर किसी और की है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जज ने ये पकड़ा है कि जो कंप्लेनेंट है वो कहता है कि उसकी महीने की इनकम 15,000 है और वो कहता है कि उसने 4,90,000 जो है किसी को कैश में एज अ फ्रेंडली लोन दिया है अपने सेविंग से, आउट ऑफ द सेविंग्स। तो जज ने ये कहा कि भाई अगर आपकी 15,000 की इनकम है, 15,000 की इनकम में तो घर खर्च चलाना ही बहुत मुश्किल होता है, तो आपने इस पैसों को सेव कैसे किया और कहाँ से ये पैसे को मैनेज किया, किस तरीके से मैनेज करके आपने इनको ला के दिया। तो ये जो बीच की जो मिसिंग लिंक है कि भाई मैंने ये पैसे यहाँ से उठाए या यहाँ से विड्रॉ करे, ये लिंक गायब थी। तो ये चीज़ जो है सस्पिशंस क्रिएट करती है, एक शक क्रिएट करती है, जिसके बेसिस पर और भी बहुत सी चीज़ों के बेसिस पर ये मैटर डिसमिस हो गया। इस मैटर का जो डिस्क्रिप्शन है आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे और बहुत डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा बिल्कुल इसी तरीके का जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट, वो है संजय मिश्रा वर्सेस कनिष्का कपूर। इसके अंदर क्या हुआ था, कंप्लेनेंट ने कहा है कि उसने 15 लाख रुपए का कैश अमाउंट जो है वो एक्यूज़ को दिया एज ए फ्रेंडली लोन और उसने भी ऐसा कोई लिखा पढ़ी कुछ खास नज़र नहीं आई उसके अंदर। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वाह, आप 15 लाख रुपए देते हैं कैश में, तो आपने ये 15 लाख रुपए इनकम टैक्स में शो किए हैं, कहीं आपके अकाउंट में वो शो हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये अनअकाउंटेड मनी है और ये अनअकाउंटेड मनी, इससे आप लेन देन करते हो, इससे आप लोन लेते हो। अगर आप कोई लोन ले रहे हो, दे रहे हो या कोई लोन का कारोबार कर रहे हो तो वो जो है अंडर सेक्शन 269 एसएस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1995 के तहत होना चाहिए। अगर आप इस सेक्शन का उल्लंघन करते हो तो उल्टा आप ही के ऊपर पेनल्टी आती है। ये कहते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस केस को रिजेक्ट कर दिया और इसमें एक्यूज़ को एक्विटल दे दिया। बिल्कुल इसी लाइन एंड लेंथ में एक और जजमेंट है, वो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जजमेंट जो है दिल्ली द्वारका का। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूवर्स, इसमें जो है कंप्लेनेंट कहता है कि मैंने 2,15,000 कैश अमाउंट जो है एक्यूज़ को ला कर दिए थे, जिसके बदले में एक्यूज़ ने जो मुझे चेक दिया जो कि बाउंस हो गया। जज ने एक बारीकी को पकड़ा है। जज ने ये कहा कि भाई जो तुमने कैश दिया है, कैश अमाउंट दिया है, इसका ना ही आपने कोई एग्रीमेंट बनाया है, ना ही आपने कोई रिसीट सिग्नेचर साइन करके ली है और साथ ही साथ आप ये भी नहीं बता रहे हो कि ये जो लोन अमाउंट है, ये लोन अमाउंट आपने किस लिए दिया है। यानी कि सामने वाले को अगर इतने बड़े अमाउंट की ज़रूरत आन पड़ी तो किस लिए आन पड़ी, क्या रीज़न से, क्या उसके कोई बीमारी हो गई थी, क्या उसके घर का कोई स्ट्रक्चर, कोई मतलब काम
चल रहा था या उसे कहीं से कोई घर ख़रीदना था वगैरह वगैरह, कोई एक रीज़न तो हो लोन का। वो लोन का कोई रीज़न नहीं बता रहे, बस मुझे चेक मिल गया और मैंने किसी को कह दिया कि भाई मैंने इसको इतना कैश दिया था, फ्रेंडली लोन दिया था, जिसके बदले में मुझे चेक दिया और वो बाउंस हो गया। तो ये कहानी जो है ना वो कहीं भी बैलेंस नहीं करती, आपके जो कंप्लेंट है इसको सपोर्ट नहीं करती। इसीलिए ये मैटर मजिस्ट्रेट लेवल पे ही रिजेक्ट हो गया और वो वहाँ पर डिसमिस हो गया, एक्यूज को एक्विटल मिल गया। बिल्कुल इसी लाइन एंड लेंथ में एक और जजमेंट मैंने लेकर आई हूँ, जो है ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली का ही जजमेंट है। ये साउथ ईस्ट दिल्ली का ज़ीशान खान वर्सेस बसरुद्दीन मलिक। इसके अंदर क्या हुआ था, सेम यही पैटर्न का है। चेक अमाउंट के जो अमाउंट है वो कंप्लेनेंट कह रहा है कि इतना अमाउंट जो है मैंने इसको कैश में दिया था, एज अ फ्रेंडली लोन दिया था। तो जज ये कह रहा है कि भाई आपने जो उसको फ्रेंडली लोन दिया था बिल्कुल यही कि कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, कुछ साइन नहीं हुआ है। उसके अलावा एक्यूज़ का ये कहना है कि हम दोनों यानी कि कंप्लेनेंट और हम दोनों मिलकर बिजनेस पार्टनर हैं और हम दोनों मिलकर जो प्रॉपर्टी की बिज़नेस डील करते थे और मेरे काफ़ी साइन किए हुए ब्लैंक चेक जो है वो कंप्लेनेंट के पास थे पार्टी की पेमेंट्स करने के लिए। उसमें से किसी एक चेक को मिसयूज़ किया गया है और मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है, हमारा इससे मैंने इससे कोई लायबिलिटी नहीं बनती, मैंने इससे कोई कर्ज नहीं लिया था। व्यूअर्स, ये सारे जजमेंट जो मैंने अभी आपको 4 बताएं बहुत ही नटशेल में बताएं, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी रेफर किया गया है वो है सेक्शन 139, यानी कि जब आप 138 का केस करते हैं तो उसके सपोर्ट में एक सेक्शन आता है, जस्ट उसके बाद वाला सेक्शन 139 ऑफ एनआई एक्ट, वो ये कहता है कि जब भी कोई चेक किसी बंदे के हाथ में आया है तो ये ऐसा मान लिया जाएगा, ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसकी लायबिलिटी बनती थी, यानी कि एक्यूज़ की लायबिलिटी बनती थी, तभी तो उसने वो चेक उसके हाथ में दिया है। तो इसे कहते हैं प्रिजम्पशन। सेक्शन 139 को तोड़ने के लिए आप सिर्फ कुछ प्रिजम्पशन भी लाके प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि आप एक शक लेके प्रेजेंट कर सकते हैं और इस प्रिजम्पशन को तोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बड़े भारी भरकम प्रूफ मौजूद हो ताकि आप बता सकें कि हमारे पास ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो। नहीं, आप एक अपना सर्कमटेंसेस शो कर सकते हैं कि भाई ये सर्कमटेंसेस में कंप्लेनेंट की स्टोरी फिट ही नहीं हो सकती। इसे कहते हैं अपनी प्रोबेबिलिटीज़ बताना। ये प्रोबेबिलिटीज़ बताना कि ये कंप्लेनेंट का पूरा कंप्लेंट ही शक के दायरे में है, ये कहीं पे भी फिट नहीं हो रहा इसकी बताई हुई स्टोरी के मुताबिक। तो सेक्शन 139 जो प्रिजम्पशन बताता है ये प्रिजम्पशन रिब्यूटेबल है, यानी कि आप इस प्रिजम्पशन को, इस मान्यता को तोड़ सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरीके से मैं और भी अच्छे अच्छे जजमेंट्स आपके लिए लाती रहूँगी। इसके पहले भी मुझे कई फ़ोन कॉल्स आ रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस के जजमेंट से रिलेटेड, तो मेरा इसके पहले वाला जो वीडियो गुजरा है वो सुप्रीम कोर्ट के मैंने कुछ जजमेंट्स लाए थे जिसमें जो फेक और बेसलेस अगर डोमेस्टिक वायलेंस केस अगर आपके विरुद्ध फाइल हुआ है तो आप उसे हाई कोर्ट में जाके क्वैश कर सकते हैं, तुरंत ख़त्म कर सकते हैं। ये एक मैंने आपको जजमेंट लाके प्रेजेंट किया था, ये भी एक 138 का जजमेंट मैंने आपके लिए सामने प्रेजेंट किया है। इसके बदले में मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रही हूँ, बस अगर ये जजमेंट आपके काम आ जाए तो मुझे दुआएं देते रहना और मेरे वीडियो को देखते रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।